Yes, students, let's start our discussion with connective tissue. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं. कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, कनेक्शंस बनाने में हेल्प करते हैं. सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं और इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ linking and supporting other tissues, organs of the body. ठीक, so they range from soft connective tissue to specialized type. यानी soft connective tissue से लेके specialized type तक के ये होते हैं. यानी ये बहुत सिंपल से स्पेशल तक पहुंचते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू शो किया हुआ है, एरियोलर और एडिपोज. पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या होते हैं, फिर हम फिगर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, देखिए तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड टाइप आते हैं जिसमें क्या आते हैं, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू, या हमारा ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के अलावा जितने भी होते हैं वो सीक्रेट करते हैं फाइबर्स. ठीक, और उन फाइबर्स को कोलाजन फाइबर्स या इलास्टिन कहते हैं और ये आपके प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं टिश्यू के लिए. जो सेल्स हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, पॉलीसैकेराइड सीक्रेट करती हैं और ये एक्यूमुलेट हो जाता है. पॉलीसैकेराइड एक्यूमुलेट होना यानी इकट्ठा होना सेल्स के और फाइबर्स के बीच में, और ये मैट्रिक्स का काम करता है. ठीक है, सेल के बीच में जितना भी स्पेस होता है वो मैट्रिक्स है. ग्राउंड सब्सटेंसेस उनको कहते हैं. तो वो किसका बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड का. ठीक, कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक, ये देखिए ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके कार्टिलेज, बोन और ब्लड हैं. डेंस में आपके डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर हैं और लूज में एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट हैं. We will start our discussion with loose connective tissue. So loose connective tissue have cells. इनके पास cells होती हैं, fibers होते हैं जो आपस में loosely arranged रहते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में. ठीक, ग्राउंड सब्सटेंस समझ रहे हैं ना, जो एक्यूमुलेट हुआ था अभी पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड के अंदर अपने आप को ये अरेंज रखते हैं. तो इसमें आता है एरियोलर टिश्यू जो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, जो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं. ये एरियोलर टिश्यू है. तो ये फ्रेमवर्क का काम करते हैं एपिथेलियम के लिए. यानी कि जो एपिथेलियम है हमारी लेयर है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. ठीक, इसके पास फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेट करते हैं फाइबर्स. मैक्रोफेजेस होते हैं और मस्ट सेल्स होती हैं. तो एडिपोज टिश्यू एक अनदर टाइप का टिश्यू है. ये लाइव लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है और ये भी स्किन के अंदर नीचे की तरफ लाई करता है. जो सेल्स होती हैं एडिपोज टिश्यू की ये स्पेशलाइज होती हैं करने के लिए. ठीक है, और जो एरियोलर टिश्यू की थी वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क दे रही थी. एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करती हैं. अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाता है बॉडी में जो तुरंत अभी यूज नहीं हो रहा, ये उसको फटाफट से फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर देती हैं. ठीक है, हाइबरनेट करते हैं, स्टाइवेशन शो करते हैं, समर स्लीप और विंटर स्लीप जिसको बोलते हैं. तो वो भी ऐसे ही फैट स्टोर करके अपनी बॉडी में ब्लबर स्टोर करके अंदर हाइबरनेट या स्टाइवेट हो जाते हैं. और फिर इनकी वो बॉडी की स्टोर्ड फैट ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये बिना खाना खाए भी 5-5 महीने तक एक जगह जाके सोए रहती हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को स्टोर्ड फैट से एनर्जी मिलती रहती है. ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं और हमें एनर्जी की अभी जरूरत नहीं है तो एडिपोज टिश्यू उस फूड को फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर करवा देंगे और जब बाद में जरूरत होगी तब उस फैट का डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी. ठीक, फिर आते हैं फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट.
ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इनको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। जो इनका ओरिएंटेशन है यानी अरेंजमेंट है फाइबर्स का, वो एक रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न शो करते हैं, और जो रेगुलर पैटर्न शो करते हैं उनको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं या डेंस रेगुलर में जो बीच में पूरा लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक, वो आप देख सकते हो रेगुलरली अरेंज है ग्राउंड सब्सटेंस और उसके अंदर सेल्स। तो ऐसे फाइबर्स को रेगुलर कह रहे हैं, और इरेगुलर में कोई भी जो ग्राउंड सब्सटेंसेस का पैटर्न है वो एक पर्टिकुलरली फॉलो अप हुआ नहीं है। तो in the dense regular connective tissue, collagen fibers are present in rows. ठीक है, collagen fibers rows में है between many parallel bundle of fibers, parallel bundles के बीच में, जैसे tendon which attach muscle to bones, जो मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं, और लिगामेंट जो आपस में दो बोन्स को जोड़ते हैं, वो दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट और बहुत सारे फाइबर्स आते हैं जो अलग अलग तरीके से खुद को अरेंज रखते हैं। ये जो टिश्यू होता है स्किन के नीचे होता है, जो कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड, ये स्पेशलाइज, एक मिनट, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक, आवर नेक्स्ट पेज इज कार्टिलेज, बोन और ब्लड कैसे हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको यहाँ फिगर में दिखाए हुए हैं। कार्टिलेज है एक, जो कोलाजन फाइबर और कार्टिलेज सेल्स का बना हुआ है, जिन्हें आप कॉन्ड्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बोन, बोन आपका किसका बना हुआ है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और बोन सेल का, जिन्हें आप ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो आप याद रखिए, कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट and bone cell are called osteocyte। ठीक, एंड दिस आपका ब्लड है, जिसमें आपके ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखेंगे इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है कार्टिलेज का, वो सॉलिड होता है और उसके अंदर कंप्रेशन को रेसिस्ट करने की और उसको लायबल करने की टेंडेंसी होती है झेलने की। जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की, जिनको आप कार्टिलेज टिश्यू की सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ये छोटी छोटी कैविटीज के अंदर बंद रहती हैं मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स को सीक्रेट करती हैं अपने आसपास। ज्यादातर कार्टिलेज जो होती हैं वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज में, वो एडल्ट में आके बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी जो वर्टिब्रेट, यानी हम अपनी भी बात करते हैं, तो हम ह्यूमंस के एम्ब्रियोज के अंदर कार्टिलेज जो होती हैं वो एडल्ट तक आते आते बोन्स में तो आप देखेंगे यहाँ मैम मैक्रोफेजेस सेल कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस जो ईटिंग अप कर देते हैं ना, ईटिंग अप पार्टिकल्स होते हैं जो ईट अप कर लेते हैं। जो एक्सटर्नल जैसे डब्ल्यूबीसीज हैं, वो क्या है, मैक्रोफेजेस का काम करती हैं, क्योंकि वो फॉरेन बॉडीज को खा जाती हैं, उनको रिमूव एलिमिनेट कराने में हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारी टिप पे, नोज की या हमारे ईयर जॉइंट्स के पास एक पोर्शन प्रेजेंट है बोन जैसा, तो ये क्या है, कार्टिलेज है, या दो बोन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में, या हमारे लिम्स और हैंड्स जो होते हैं एडल्ट के, इन सब के बीच में कार्टिलेज जॉइंट्स का काम करता है बोन्स को आपस में जोड़ने का। तो बोन्स क्या होती हैं, हार्ड सब्सटेंस होती हैं, और ये नॉन प्लाइबल होती हैं। नॉन प्लाइबल क्या होती हैं, जो बेंड आसानी से नहीं होती। प्लाइबल का मीन्स बेंडिंग होता है, तो ये यहाँ पे बेंड नहीं करती, ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक, कैल्शियम सॉल्ट की बनी हुई होती है, और जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं उनकी बनी हुई होती है। कोलाजन फाइबर्स ही बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक, और ये मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। तो सॉफ्टवेयर टिश्यूज को
और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जो बोन सेल्स हैं उनको आप ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये जिन स्पेसेस में प्रेजेंट है, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, जिस स्पेस में बोन सेल प्रेजेंट है यानी ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है, उस पूरे जो होल की हम बात कर रहे हैं, उस एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसको आप लैक्यूले नाम से जानते हैं। लिम्ब बोन्स जैसे कि लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स की हम बात करते हैं, ये क्या करती हैं, वजन उठाने का काम, हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे पैरों पे होता है, तो इसलिए वेट बियरिंग होती हैं फंक्शन में। ठीक, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स से अटैच होती हैं और उन्हें मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। जो बोन मैरो होता है, बोन्स के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है कुछ बोन्स के अंदर, वो ही क्या है, साइट है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स की। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल और WBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैरो का फंक्शन, स्टेम सेल्स होती हैं, प्रोडक्शन होता है उसका, और ब्लड सेल्स जितनी भी हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी, यानी मेनली ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किस में होता है, बोन मैरो में होता है। तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं, जो प्रेजेंट डे टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेम सेल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। कोई भी अगर डिसीज होती है तो उस टाइम पे स्टेम सेल्स चाइल्ड की है, तब उस टाइम पे उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, उसको मदर से डिटैच करते हैं, तब उस टाइम पे स्टेम सेल्स को डॉक्टर्स की एक पूरी स्पेशल टीम होती है जो मदर के वॉर्म स्टेम सेल्स को प्रोवाइड करते हुए उसे अपने पास 15 से 20 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी चाइल्ड को बर्थ के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके जैसे पोलियो या कोई भी किसी भी टाइप की उसको डिसीज होती है, या कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, या कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, तो उसकी स्टेम सेल्स अगर स्टोर्ड हैं तो उन स्टेम सेल्स को वहां से लेकर उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर सेल्स को रीजनरेट कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में रीजनरेशन टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो, लेकिन अगर 20 इयर्स तक कोई पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो स्टेम सेल्स के थ्रू, क्योंकि कोई पार्ट खराब होने का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी की जो उस पोर्शन की जो के बाद वो देखिए तो ये चीज पॉसिबल है, तो वो भी स्टेम सेल्स भी किसमें बनती हैं, बोन मैरो में ही बनती है। नेक्स्ट इज मसल टिश्यू। अब हम आते हैं हमारे मसल टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है जो हमारे मसल्स में होंगे उनको हम मसल टिश्यू कहते हैं। ठीक, ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स जो अपने आप को पैरेलल अरेंज रखते हैं, उनको मसल टिश्यूज कहते हैं। तो दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। उनके अंदर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है मसल्स के अंदर जिसको आप मायोफिब्रिल्स कहते हैं। तो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, यानी अगर उन्हें स्टिमुलेट, जैसे हम कहते हैं ना हमारी बाइसेप्स हमारी मसल फंक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, इंटरनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो यही रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, मसल्स का, यानी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टिमुलेशन के लिए और भी हो जाती हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब उनका वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो देयर एक्टिव एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो उनका एक्शन है वो किसके हिसाब से होगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, और वो मेंटेन करेगी पोजीशन, हमारी बॉडी पोजीशन मेंटेन करेगी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग।
तो इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल, मसल्स का एक एक्टिव रोल है बॉडी के मूवमेंट में। तो मसल्स हमारी कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल इन क्लास 9th ऑल्सो। जितनी भी हमारी 9th की बायोलॉजी होती है वो 11th में वाइड होकर मिलती है हमें, और 10th की बायोलॉजी 12th में मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि 9th क्लास से ही हमारी अच्छी एक बेसिक स्टडीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो आगे आता है हमारा मसल का फर्स्ट टाइप, जिसको आप कहते हैं स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। किससे अटैच रहता है? स्केलेटल बोन्स से। तो अगर हम टिपिकल मसल की बात करते हैं जैसे बाइसेप्स की या स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स की, तो ये सभी आपस में बंडल रहती हैं एक पैरेलल फैशन में। एक जो शीट यानी कवरिंग है टफ कनेक्टिव टिश्यू की, वो मसल फाइबर्स का एक बंडल बनाएंगी, जिसके बारे में आप 20 चैप्टर में जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। देखिए अब आपको यहाँ मसल के टाइप दिखाए गए हैं, ध्यान से फिगर समझेंगे, इसी के बिहाफ पे हमारी इनके सारे कैरेक्टर्स बन जाएंगे। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहते हैं? आप देख सकते हैं इनके अंदर स्ट्राइएशंस, लाइंस, पैरेलल रेज दिख रही हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल्स को अनस्ट्राइटेड कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बी फिगर यानी स्मूथ मसल्स में बीच में कोई स्ट्राइएशंस, कोई पैरेलल लाइन, पैरेलल रेज प्रेजेंट नहीं है। ये स्पिंडल शेप है, ठीक है, ऊपर से और नीचे से पॉइंटेड एंड्स हैं, ठीक। स्ट्राइएशंस शो नहीं करती। जो सेल के जंक्शंस होते हैं होल्ड एंड टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीट। जो वॉल होती है इंटरनल ऑर्गन की, जैसे ब्लड वेसल की, स्टमक की, इंटेस्टाइन की, उन सभी के अंदर स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारे पेट के अंदर डाइजेशन करना है, तो डाइजेशन हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना है। हम सोचें अभी खाना डाइजेस्ट हो जाए और हम सोचें अभी ना हो तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे एक्शन नहीं होता। हम सोचें कि अभी हमारा हार्ट बीटिंग रुक जाए, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन थोड़ी ना है, वो तो वॉलेंट्री ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हार्ट का मूवमेंट भी कैसा है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो स्मूथ मसल्स भी कैसी है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट, हम इनको ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना रिलैक्स कर सकते हैं। थर्ड वन इज कार्डिक मसल, जो हमारे हार्ट में होती है। नाम से पता चल रहा है कार्डिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू अवर हार्ट। तो ये केवल हार्ट में है। सेल जंक्शन फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कार्डिक मसल्स की, और उनको आपस में स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं। जो कम्युनिकेशन जंक्शन है जैसे कि इंटरकैलेटेड डिस्क है, वो फ्यूजन पॉइंट से बनती हैं और सारी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर एक यूनिट बना देती हैं, और एक सेल रिसीव करती है सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन का, और वो स्टिमुलेट करती है आसपास की सारी सेल्स